हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। इससे पहले अध्याय 4 तक के हमने कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रारंभिक शहर तथा प्रथम नगरीकरण। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि चौपाल क्या है। चौपाल के बारे में। गांव के चौपाल में रहमान और राजीव कुछ बातें कर रहे थे। रहमान राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है। दूसरे ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया। इस पर तीसरे व्यक्ति ने कहा कि दूसरे व्यक्ति के विचारों का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अम्बरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु क्या था? तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे और ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थीं। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थीं, और इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश करती है? मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में कैसे प्रवेश करती है? किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहर आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी चीज़ों के लिए पूर्ति होती हो, लंबी दूरियों का व्यापार होता हो और कारीगर, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्य अवस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की शांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हों, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज के द्वारा सीखा एवं उसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। लगभग 150 साल अर्थात 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा के खंडहर ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गईं। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने
इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा प्रमुख हैं। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहरें, मन के माप तोल के बाँट और करों के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों में मूर्तियां भी मिली हैं। अब हड़प्पा नगर की स्थिति क्या थी, आइए जानते हैं कि नगर खोजकर्ता कौन थे, कब खोजा गया और उसके नदी तट क्या थे। हड़प्पा नगर की स्थिति क्या थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स बुक में नोट भी कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में रावी नदी के तट पर किया था। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में सिंध नदी के तट पर किया। कालीबंगा नगर की खोज ब्रजबासी लाल 1961 में घग्गर नदी के किनारे इनकी खोज हुई। लोथल नगर रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में खोजा गया, भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट ने खोजा था 1989 और 90 में, और चहुंदड़ों को गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की, और रंगपुर को माधव स्वरूप वत्स ने 1931 से 53 में इसकी खोज माटर नदी के तट पर किया था, और चहुंदाड़ों को सिंध नदी पर इसकी खोज किया गया था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी, आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले इलाकों के निचला नगर कहा। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चहारदीवारी का निर्माण ईंटों से की गई थी। ईंट के निर्माण दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकीं। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले, और इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास एक कुआं मिला। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचनाएं मिली हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया। इसी तरह कालीबंगा, लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। नगरीकरण का क्या अर्थ है? नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है और इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसी विशिष्ट
इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई इत्यादि और यातायात की देखरेख प्रशासन के द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी खाद्य सामग्रियां की आपूर्ति खेतिहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पाई नगर के घर पर प्रायः 1-2 मंजिल और कुछ 3 मंजिल भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें, नालियां बनी हुई थीं और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां, सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। इस तकनीकी की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नली तक पहुंच जाते थे। मध्यम आकार वाली नलियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थीं। नाले ईंटों से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। ये भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मुहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे गए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष तथा बाजूबंद अंगूठी, चूड़ी, कमरकंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतया सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस, चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तोल के लिए बाँट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थीं। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मोहरें हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों के द्वारा पत्थर की बनी मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए, पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरें अपनी 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती हैं और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था। मोहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए। इस तरह हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था जानते हैं। हड़प्पाई नगर गांव से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे।
ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बना करके की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसीलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से वैद्य और मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। नगर वासियों का धार्मिक जीवन कैसा था जानते हैं। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्र देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। इसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। सूक्ष्म निरीक्षण धौलावीरा, ये इम्पोर्टेंट है धौलावीरा के बारे में, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स बुक में ज़रूर नोट करें। तो धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था। गढ़ी, मध्यनगर, निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंदी नहीं थी। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि ये खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। आइए जानते हैं लोथल के बारे में। लोथल के बारे में क्या है इसकी विशेषताएं। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से प्राप्त की गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ से राजकीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ और इसके अंत के क्या हैं रहस्य। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का हास्य होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों
और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासियों पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह ये भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधो सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति से बनी रही। और ये संस्कृति राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव जैसे संस्कृति के नाम से जानी गई। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, जिनके प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हस्तिनापुर या लोथल? किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? या निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी और महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुए थे? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।